साथियों नमस्कार। तीन बड़ी अपडेट के साथ आए हैं और तीनों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लो मेडिकल कैटेगरी सैनिक जो हो जाते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि परमानेंट एलएमसी हो गए हैं, अब क्या उन्हें विलिंग करना चाहिए या अनविलिंग करना चाहिए, अनविलिंग करने में उनको क्या नुकसान है, विलिंग करने से उनको क्या फायदा है, इसके बारे में पहले विस्तार से आपको बता देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी डिसेबिलिटी में परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी होते हैं तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस आपके यूनिट में लेटर भेजता है कि इस बंदे का इस बीमारी से संबंधित अगर कोई हॉस्पिटल एडमिशन या डिस्चार्ज हुआ है तो उसका पार्ट 2 ऑर्डर कराएं और साथ में इस कैजुअलिटी को भी पब्लिश कराएं जो ये परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी हुआ है। और इसके साथ साथ वो मांगता है शेल्टर अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, और वही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है कि आपको सर्विस में रखना है या नहीं रखना है, यानी कि आपका विलिंग और अनविलिंग उसमें अंकित किया जाता है और आपके अंकित करने के बाद आपके सीईओ या आपके यूनिट कमांडर की रिकमेंडेशन भी उसमें अंकित की जाती है। तो दोस्तों, सवाल खड़ा होता है, क्या आपको विलिंग करना चाहिए या अनविलिंग करना चाहिए? दोस्तों, किसी भी रूप से अगर आप अनविलिंग करते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा ही होगा, क्योंकि मान लीजिए आपकी सर्विस 24 साल है, आप हवलदार हैं, 24 साल सर्विस है और आप 18 साल में अनविलिंग कर देते हैं और आपके अनविलिंग करने के बाद आपके यूनिट कमांडर भी अनविलिंग कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका लो मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से डिस्चार्ज ऑर्डर भी आ जाएगा। उसके साथ साथ 18 साल से 24 साल के बीच में 6 साल बचते हैं, यानी कि 6 इंक्रीमेंट आपको लॉस होगा और साथ साथ तो 12 बार जो डीए बढ़ेगा उसका भी लॉस होगा और उसी हिसाब से आपकी पेंशन का कैलकुलेशन भी होगा और पेंशनरी बेनिफिट का भी कैलकुलेशन होगा। अब बहुत से लोगों का यह भी कंफ्यूजन है कि भाई 15 साल नहीं हुए हैं, अनविलिंग कर दिया है, उनका डिस्चार्ज डेट भी आ गया है, तो क्या उनको सर्विस पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों, सर्विस पेंशन का पहला क्राइटेरिया यही है कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 15 साल होनी चाहिए, तभी आप सर्विस पेंशन के हकदार होंगे। अब दूसरा जो कंफ्यूजन रहता है, क्या उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, क्या उनको सर्विस एलिमेंट मिलेगा? दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपकी मेडिकल अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर, और यह भी ध्यान देना है कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कम से कम 20% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन 15 साल से कम है और आपको इनवैलिड आउट कर दिया जाता है डिसेबिलिटी के ऊपर, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्ड में अपने पेंशन, सर्विस पेंशन, इनवैलिड पेंशन और सर्विस से रिलेटेड जानकारी के लिए चार्जेबल है। जैसे जैसे केंद्रीय बजट का दिन नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे कई प्रकार की खबरें चल रही हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी कई खबरें आ रही हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई, जिसमें कि सैलरी और पेंशन रिवीजन की बात कही जा रही है कि 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल हो सकता है अगर सरकार इस पर सहमत हो जाती है तो। वैसे तो यूनियनों की तरफ से कई मांगे रखी है, आज इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे टैक्स को लेकर के। एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार टैक्स के ऊपर एक नया नियम लेकर के आ सकती है। दोस्तों, एबीपी लाइव की तरफ से यह आर्टिकल छापा गया है जिसमें लिखा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीते कुछ सालों की तरह इस साल भी 1 फरवरी को बजट 2025 पेश करेंगी। बजट से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या सरकार इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म कर देगी। दरअसल बजट 2025 में सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो सकता है। अगर वित्त मंत्री आम बजट 2025-26 पेश करते समय ऐलान करती हैं कि अब से देश में 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम की जगह डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लागू होगा, तो धीरे धीरे सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को भी खत्म कर सकती है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब
72% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रिजिम को अपनाया है। अगर आपकी सालाना आय 10 लाख से 12 लाख है तो नए टैक्स रिजिम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने टैक्स रिजिम में करदाता कई तरह के सेक्शन जैसे 80C, 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के लाभ टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत उठा सकते हैं। इसके साथ ही होम लोन और अन्य छूट के जरिए भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 10 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स देनदारी का फायदा लिया जा सकता है। अगर आम बजट 2025-26 में डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान हुआ तो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को इसका फायदा हो सकता है, खास तौर से उनको जिनकी सालाना इनकम 5 से 15 लाख के बीच है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड से टैक्स फाइलिंग प्रोसेस भी आसान हो सकती है। हालांकि अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा तेज है कि आम बजट 2025-26 के दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान कर सकती है। तो दोस्तों, अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड सिस्टम लाया जा सकता है। अब सरकार क्या फैसला लेती है ये बजट वाले दिन पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि जो यूनियनों की तरफ से मांग रखी जा रही है, ट्रेड यूनियनों की तरफ से भी मांग रखी गई। बजट पूर्व जो परामर्श बैठक हुई उसमें कई सुझाव रखे गए थे, जैसे कि पेंशन को टैक्स मुक्त किया जाए और जो सुपर रिच पर्सन है उन पर 2% एडिशनल टैक्स लगाया जाए ताकि जो निचले कम पैसा कमाने वाले हैं उनको संरक्षण मिले। ईपीएफ को लेकर ईपीएस 95 को लेकर के मांग की गई है कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और पहले चरण में 1,000 रुपए से बढ़ाकर के 5,000 रुपए कम से कम किया जाए। इनकम टैक्स की सीमा जो है 10 लाख तक की जाए ताकि 10 लाख तक कोई भी टैक्स न लगे। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जा सके। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से मांग रखी गई है कि कम्यूटेशन की रिकवरी जो 15 साल तक की जाती है उसका टाइम पीरियड कम करके 12 साल तक किया जाए। दोस्तों, ये जो मामले हैं इन मामलों के ऊपर पूरी तरह से फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ेगा। अगर सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठनों की इन मांगों को स्वीकार करती है तो सरकार को घाटा हो सकता है फाइनेंशियली तौर पर, और अगर नहीं करती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को घाटा हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या नहीं, और दूसरा, क्या टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव करने वाली है, क्या मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर भी निगाहें टिकी रहेंगी। और कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने जो मांग रखी है कम्यूटेशन की रिकवरी का टाइम पीरियड 15 साल की जगह 12 साल किया जाए, क्या उसके ऊपर कोई फैसला आने वाला है, उसके ऊपर भी निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार नहीं करती है तो कई प्रकार की मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सरकार किसी दूसरे फॉर्मूले के तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन कर सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।